नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी। ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे का समय है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 48 घंटे बाद ईरान पर कहर टूटेगा। ईरान का समय अब खत्म हो रहा है। हार्मुज खोलने के लिए 10 दिन दिए थे। ट्रंप ने कहा है डील करें। हार्मुज खोलने के लिए वक्त दिया गया है। ईरान के पास डील के सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे का वक्त है। आपको बता दें कि ऐसे में अब देखने वाली बात कि ईरान की तरफ से क्या कुछ रहने वाला है, ईरान का अगला कदम क्या होगा। लेकिन इसी बीच अब्बास अरागची की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आता है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इस अल्टीमेटम से हम डरने वाले नहीं हैं। यानी कि साफ है कि ईरान झुकेगा नहीं। और क्या वाकई अब अमेरिका की तरफ से बड़ा हमला ईरान पर किया जाएगा, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मुज को लेकर जो स्थिति बनी हुई है तनातनी अब भी बरकरार है। और ऐसे में हर एक दिन बदलते हालात। स्टेट ऑफ हार्मुज सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडली नेशंस के लिए खुले हुए हैं। अभी भी कई मुल्क हैं जिसके लिए स्टेट ऑफ हार्मुज ईरान ने बंद कर रखा है और एक तरफ बंद, दूसरी तरफ उसको लेकर नया कानून भी बनाया गया। मिडल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ईरान ने अमेरिका के 2 फाइटर जेट मार गिराए थे, जिससे बौखलाए ट्रंप ने ईरान पर भीषण बमबारी की। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के शहरों पर हमला किया। तेहरान में ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया तो बूशहर में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के पास भी बड़ा अटैक किया। इसके साथ ही ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने बातचीत नहीं की तो अगले 48 घंटे में ईरान पर इतिहास का सबसे बड़ा अटैक होगा। अटैक इतना भीषण होगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। लेकिन इसके बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं। ईरान ने 2 टूक कह दिया है कि अमेरिका को उसी की भाषा में हम जवाब देंगे। सवाल यह है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ तो ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? इस जंग का अंजाम आखिर क्या होगा? रिपोर्ट दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में बारूदी जंग की आग विकराल होती जा रही है। महातबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया को डरा रही हैं। 36वें दिन ईरान पर समंदर और आसमान से हुए भीषण अटैक की तस्वीरें अमेरिका की बौखलाहट को बयां कर रही हैं। 24 घंटे में 2 फाइटर जेट तबाह होने से बौखलाए अमेरिका ने ईरान पर हमला तेज कर दिया। विनाशक मिसाइलों ने तेहरान को धुआं-धुआं कर दिया। ट्रंप और नेतन्याहू की सेना ने मिलकर ईरान में महाविनाश का नया चैप्टर खोल दिया। इस महाजंग को और भीषण करते हुए अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल ने ईरान के उत्तर पश्चिमी शहर तबरीज में एक मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर पर हमला किया। हमला शहर के बीच सड़क पर हुआ, जहां जोरदार विस्फोट के बाद धुएं का गुबार उठता नजर आया। इसके अलावा तेहरान में अमेरिका ने भीषण बमबारी की। अमेरिकी हमले से तेहरान में एक म्यूजिक स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गया। हमले के बाद पूरा इलाका धुएं से भर गया और इमारत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही इजराइल ने तेहरान में ईरान के कई सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की ऐसी साइट पर हमला किया जहां विमान को निशाना बनाने वाली मिसाइलें रखी गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका और इजराइल ने एक बार फिर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने को टारगेट किया। ईरान के बुशहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हमला हुआ। प्लांट के पास एक प्रोजेक्टाइल गिरा जिससे एक सुरक्षा कर्मी की जान चली गई। वहीं इजराइल ने ईरान के दक्षिणी खुजिस्तान प्रांत में मशहर पेट्रोकेमिकल स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर अटैक किया, जिससे इलाके में कई विस्फोट हुए, जिसके बाद घटनास्थल से धुआं उठता देखा गया। अमेरिका और इजराइल ने ताबड़तोड़ बारूदी हमले कर तेहरान, इस्फहान, बुशहर समेत ईरान के कई शहरों को मलबे में तब्दील कर दिया। लेकिन इसके बावजूद ईरान झुक नहीं रहा है। ईरान ने चेतावनी दी है कि वो हर हमले का बदला लेगा। ईरानी संसद के स्पीकर ने कहा, ईरान इस संघर्ष के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसने अपनी रक्षा क्षमता साबित की है। मौजूदा युद्ध इजराइल की वजह से शुरू हुआ, इसका असर पूरे क्षेत्र और दुनिया पर पड़ा है। ईरान ने अपनी मौजूदगी और हितों की रक्षा के लिए इलाके में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। अगर तनाव और बढ़ाया गया तो निर्णायक और व्यापक जवाब दिया जाएगा। ईरान ने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो जंग में घुटने टेकेगा नहीं, हर हमले का करारा जवाब देगा। सवाल है कि अब अमेरिका और इजराइल का अगला कदम क्या होने वाला है। ईरानी चुनौतियों से अमेरिका कैसे निपटेगा? इस महायुद्ध का अंजाम क्या होगा?
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये युद्ध का अंत आखिर कब होगा, कितने फ्रंट खुलने वाले हैं, चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजय खन्ना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट मनोज कुमार विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि हर एक दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का समय दिया है, क्या लग रहा है इस बार ईरान झुक जाएगा? देखिए तरन्नुम जी, ये युद्ध एक महीना से ज्यादा हो चुका है और जिस प्रकार से ये युद्ध बढ़ते जा रहा है और अमेरिका पूरी तरीके से आप देख सकती हैं कि एक हर फ्रंट पे एक्सपोज भी हो रहा है और कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ईरान ने जिस तरीके से अपने सिक्योरिटी के लिए, और खास करके हम सब जानते हैं कि अमेरिका बहुत पावरफुल नेशन है, लेकिन जिस प्रकार से ईरान पिछले एक महीने से युद्ध में अपने आप को बना के रखा है, वो कहीं ना कहीं पूरे वैश्विक राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है और उस मैसेज को देने में ईरान पूरी तरीके से सफल हुआ। और शायद इसी वजह से आप देख सकते हैं कि ट्रंप का हर दिन एक नया स्टेटमेंट आ रहा है, हर दिन एक सेफ गार्ड लेते हुए जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अमेरिका का जो हेजमनी था, डिफेंस पावर का जो एक उसका स्ट्रक्चर था, और जिस प्रकार से अभी आप देखिए कि कल ईरान के आर्मी ने वहां पे IRGC ने जिस तरीके से US के विमान को जो डिस्ट्रॉय किया है, वो भी एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि अमेरिका ये मानता था कि एयर में उसे कोई कहीं पे भी कोई उसे काउंटर नहीं दे सकता। ये बहुत बड़ी घटना है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि अब पहले अभी तक तो टारगेटेड अटैक ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन आप देखिए पिछले कुछ दिनों में उसके जो मेजर जो सिविलियन एरिया है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बावजूद भी ईरान कहीं से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसने भी आप देखिए कि मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, चाहे कुवैत हो, ओमान हो, सऊदी हो, उन सबके भी ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। तो ये जो मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये स्थिति और विकट होते जाएगी, क्योंकि आप देखिए कि जिस प्रकार से स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरी तरीके से आज की डेट में भी ईरान ने पूरे अपना एक बढ़त बना के रखा हुआ है, और जिस तरीके से उसके चलते पूरे यूरोप के देशों में और खास करके एशिया के देशों में जो क्राइसिस हम क्रूड ऑयल को देख रहे हैं या गैस को देख रहे हैं, वो मुझे लगता है कि ये स्थिति और भयावह बनते जाएगी। और आज की डेट में एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि 194 नेशन है, लेकिन कोई बातचीत करने के लिए आगे नहीं आ रहा। आज देखिए अमेरिका को सबने, चाहे नेटो हो या यूरोपियन देश हो, सबने उसको उसके अपने हाल पे छोड़ दिया, क्योंकि ये युद्ध उनकी अपनी है। और कोई भी जब युद्ध होता है, दो देश जब लड़ते हैं, तो उसमें तीसरे को मीडिएटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी जाके हम मानवता के लिए उस युद्ध को रोक सकते हैं। लेकिन जो आज होते हुए दिख नहीं रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान को उसने मध्यस्थता के लिए आगे किया, लेकिन आप देखिए कि ईरान ने बिल्कुल उसके जो 15 सूत्री जो डिमांड थे उसको रिजेक्ट कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में लगातार हालात जो है वो खराब होते जा रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि अगर मान लेते हैं कि ईरान वाकई नहीं मान रहा है, तो अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा? मनोज जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या लग रहा है आने वाले समय में बूट्स ऑन ग्राउंड, क्योंकि ये पॉसिबल 1% भी नहीं है, लेकिन क्या हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ये कर सकते हैं? देखिए तरन्नुम जी, डोनाल्ड ट्रंप का जो व्यक्तित्व है, जिस तरीके का उनका एक मेंटेलिटी है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, वो कुछ भी करने के लिए, वो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है कि उनको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या उपमा दिया जाए। वो ऑब्वियस है कि US जैसे देश के प्रेसिडेंट तो बन गए हैं, लेकिन उनकी जो कथनी और करनी है उस पर कोई भी जवाब नहीं दे सकता। दूसरी तरफ जिस तरीके का, चूंकि आज के डेट में अमेरिका बुरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि वो अगर युद्ध से छोड़ता है, जाता है, अगर बिना स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोले या फिर, तो ऑब्वियस है कि एक जो मैसेज, जो परसेप्शन का जो एक होता है, अगर आप 80 साल के इतिहास को देख लीजिए, तो अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से जो एक बढ़त बना के रखी, तो वो शायद कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरी तरीके से उसके हेजमनी, जो उसका एक स्ट्रक्चर था, वो डिस्ट्रॉय होते हुए बिल्कुल। और इसीलिए बार बार सवाल ये, क्योंकि बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी स्टेटमेंट को चेंज किया जा रहा है। संजय जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या लग रहा है अब अमेरिका का अगला कदम क्या हो सकता है? बहुत ही डिफिकल्ट है बोलना, क्योंकि देखिए, जब आप कोई भी जंग में जाते हैं तो एक स्ट्रैटेजी होती है, एक आपकी टैक्टिक्स होती है, एक तरीका होता है। बट यहाँ पे तो इट इज टोटल मैडनेस जो ट्रम्प साहब दिखा रहे हैं। कभी बोलते हैं कि मैं बिल्कुल ही ऑब्लिटरेट कर दूंगा ईरान को, फिर चले जाते हैं वापस के नहीं, अभी हम हमारी जो डील चल रही है, टॉक्स बड़ी अच्छी चल रही हैं। तो ये अप एंड डाउन कर रहे हैं, बट ये बेसिकली इनकी एक प्रेशर टैक्टिक्स है, जिससे ये ईरान को गेसिंग गेम में डालना चाहते हैं, साथ ही साथ विश्व को भी, जिससे कि उनकी खुद की एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता है कि ट्रंप क्या करने वाले हैं।
तो मुश्किलात तो बहुत हैं, पर दो तीन चीजें ही अभी हो सकती हैं। 48 आवर्स का अल्टीमेटम फाइनल बोल रहे हैं कि फाइनल दे रहे हैं, क्योंकि पहले भी दे चुके 48 घंटे का, 10 दिन का भी दिया है। तो बैक एंड फोर्थ खेल रहे हैं, पर मुझे ये लग रहा है कि अब उनके, क्योंकि इंटरनल जो अमेरिका की पब्लिक है उनकी तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है ट्रम्प के ऊपर। आपने देखा होगा वो थोड़ा नाखुश भी लग रहे हैं अपनी जो जो उनके मिलिट्री कमांडर्स थे, जिस तरह से ये जंग मूव आउट हुई है। और इसी वजह से अब पिछले 2-3 दिनों में उन्होंने कई जनरल्स को सैक कर दिया है, और भी कई अहदेदार हैं उनको भी सैक कर दिया, मतलब हटा दिया है। तो ट्रम्प एक नई स्ट्रैटेजी सोच रहे हैं। उनकी अब दो ही चीजें हैं उनकी फेस सेविंग के लिए। अभी तक जो कुछ भी हुआ है कहीं पे भी उनको सक्सेस नहीं मिली है, और वो मतलब एक तरह से लाफिंग स्टॉक बने हुए हैं दुनिया के। बिल्कुल। अ, वो चाहते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी तरह जो है वो खुल जाए, और उसके ऊपर अमेरिका का दबदबा बन जाए, जो अभी तक नहीं हो रहा है। और इसीलिए 40 देश, पता है हमें कि उनकी अभी मीटिंग हुई थी इंग्लैंड में, जहां उन्होंने बैठ के वो सोच रहे हैं कि ईरान को किस तरह से जो है, वो भी जिद पे अड़ा हुआ है, उसको कैसे हटाया जाए, क्योंकि इन दोनों की जिद की वजह से पूरे विश्व में आर्थिक संकट आया हुआ है। और अगर ये अगले एक हफ्ते तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से नहीं खुलता है, आगे जाके ये रिसेशन में तब्दील होने वाला है। तो त्राहिमाम तो बिल्कुल पूरी। बिल्कुल संजय जी, त्राहिमाम त्राहिमाम हर जगह देखने को मिल रहा है, इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ रहा है। अली जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ईरान के पास एक गोल्डन की जरूर है, स्टेट ऑफ हार्मोज। अब क्या लगता है कि अब ये पूरा युद्ध जो है वो नेवल वॉर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने तरन जी। और आई थिंक ब्रिगेडियर संजय खन्ना साहब ने बड़े अच्छी तरीके से समझाया है, मनोज कुमार साहब ने बखूबी समझाया है। तो ये बात हमारे सारे दर्शकों को आ गई होगी कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी बड़ी मुसीबत में है। आगे खाई पीछे कुआं, जाएं तो कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे संभालें। बात इतने आगे उनसे बिगड़ चुकी है। और देखिए, नेवल वॉर की तरफ तो जा रहा है। देखिए, क्योंकि सर वॉल्टर रैली ने कहा था, जो समुद्र पे राज करेगा वो धरती पे भी राज करेगा। अल्फ्रेड थेयर महान ने भी यही बात कही थी। और ये ओटोमन एम्पायर एडमिरल हेरल्ड बारबरोसा ने भी एम्परर सोलोमन को यही सलाह दी थी। तो अगर नेवल वॉर की तरफ भी जाता है, जैसे कि यूएसएस इब्राहिम लिंकन वहां पर मौजूद थी, उन्होंने वहां पे डिप्लॉय कर दी दादागिरी दिखाने के लिए अपनी, वहां से निकलकर भागी है यूएसएस इब्राहिम लिंकन। फिर दोबारा जब भागी वहां से निकलकर, तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, वापस भेजते हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये अनकंफर्म्ड है बेसिकली, मगर ये अमेरिकन सैनिक, नेवल सैनिक, समुद्री सैनिक नेवी के अपनी जहाज को सैबोटाज कर रहे हैं ताकि उनको आगे युद्ध लड़ना ना पड़े। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप साहब इतने बुरी तरह फंसे हैं, क्योंकि देखिए, एक झूठ बोलने पे 100 झूठ छुपाने पड़ते हैं, एंड देन यू हैव टू लिव अप टू इट। वो एक नंबर के झूठे इंसान है, एक नंबर के। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है ऐसा बोलते हुए किसी भी देश के राष्ट्रपति, खासतौर और अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में। लेकिन मैं पढ़ रहा था कि CNN ने, वॉशिंगटन पोस्ट ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, उन्हीं के खुद के अपने पत्रकारों ने एक रिपोर्ट निकाली है, जहां पर पिछले उनके 4 साल सत्ता में उन्होंने 31 टाइम्स समथिंग झूठ बोला है। यानी कि एवरेज 21 टाइम्स अ डे झूठ बोलते हैं वो। आप सोचिए तरन्नुम जी, अगर दिन के 24 घंटे होते हैं, 6 घंटे एवरेज इंसान सो जाएगा, 18 घंटे, 21 बार कोई झूठ बोल रहा है कोई। उनके छिट्टे पट्टे ना, मनोज साहब ने सही कहा कि भी उनके बारे में शब्द नहीं है। क्या बोलूं, 1964 में ना इन्होंने इतना लंबा दूर का फेंका था कि 1964 में इन्होंने बेसबॉल मैच खेला था एक स्कूल के साथ। ही वॉज मैन ऑफ द मैच, और ये लोकल अखबारों में भी आया है बाय द वे। बाद में सालों के बाद उनके क्लासमेट ने कंफर्म किया, भाई ऐसे नाम कोई स्कूल है ही नहीं। तो मैच का खेला और लोकल अखबारों में है। मीडिया मैनेजमेंट तो देखिए आप 1996 में इवैंडर हॉलीफील्ड और माइक टायसन बहुत बड़े बॉक्सिंग चैंपियन थे। मेरा खुद का नाम मोहम्मद अली है, तो मेरे को अच्छे से याद है ये बात। डोनाल्ड ट्रंप साहब ही वाज लेसन नोन। उन्होंने $1 मिलियन स्पेंड करे, ऐसा मैच करा है, फेंका, एक नंबर का फेंका, ठीक है। फिर 2009 में इन्होंने ट्रंप गोल्फ कोर्स एक्वायर किया था, उसका नाम ट्रंप गोल्फ कोर्स।
वहां पर एक तरीके से वो उनकी फैमिली मेंबर के लिए कब्रिस्तान भी हुआ, वहां उनको दफनाया, वहां पे ग्रेव भी है वहां पे। उन्होंने बोला कि इस गोल्फ से अमेरिकन सिविल वॉर में अमेरिकी सैनिकों का खून बहा था, तो यानी कि ये पूरा जो समुद्र है ना, ये पूरा रिवर है, तालाब है, ये लाल हो गया था उनके खून से। ठीक है, बाद में मालूम पड़ा एक ही सिविल वॉर हुई थी अमेरिका की, वो भी 18s में, अब पिछली सदी में, जहां पर बहुत कम कैजुअलिटी बिल्कुल हुई अली थी, जी, और मेरे ख्याल से इसीलिए 10 या कहा है कुछ। कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के करनी और कथनी में बहुत अंतर है। बने रहिएगा, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। 6 अप्रैल को ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल। पावर प्लांट्स पर हमला हो सकता है और ये हमला बड़ा हमला होगा। अमेरिका की तरफ से मंजूरी का इंतजार है सिर्फ इजराइल को। और ऐसे में अब देखने वाली बात कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से क्या सच में ईरान पर बहुत बड़ा हमला होगा, क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान आया था, कहा कि 9 अप्रैल डेडलाइन है, 9 अप्रैल तक युद्ध जो है वो खत्म हो जाएगा। संजय जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। सर, आपसे समझना चाहेंगे, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि 9 अप्रैल डेडलाइन है, 9 अप्रैल तक ये युद्ध खत्म हो जाएगा, और अब इजराइल की तरफ से एक बहुत बड़ी तैयारी देखी जा रही है। 6 अप्रैल को ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला होगा, जिसका जिक्र खुद डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। लेकिन इजराइल अमेरिका के यहाँ पर इंतजार में बैठा है कि अगर वहां से ग्रीन फ्लैग मिल गया तभी ये अटैक होगा। देखिए, अब इसराइल तो अमेरिका के साथ मिलके ही जो भी उन्होंने स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स बना रहे हैं, वो एक साथ मिलके बना रहे हैं। ये अलग बात है कि जब 12 दिन का युद्ध हुआ था उस टाइम ट्रंप ने बोला था मैंने सीज फायर करवा दिया, और उसके बाद जो है इसराइल ने ईरान के ऊपर जबरदस्त मिसाइल अटैक्स किए थे। तो इसराइल तो बात तो सुनता ही सुनता है, पर उसको ये भी पता है कि आगे जाके अमेरिका कब उसका साथ छोड़ दे वो पता नहीं। क्योंकि जब ये 12 दिन की युद्ध चल रही थी उस टाइम इसराइल मन बना के बैठा हुआ था कि अच्छी तरीके से जो है ईरान में बर्बादी करनी है। एकाएक अमेरिका पीछे हट गया, बोला हमने सीज फायर कर दिया और आप भी इस सीज फायर के आप हिस्सा हैं, आप भी जंग नहीं लड़ेंगे, तो वहां पे स्थगित किया गया। तो इसलिए इसराइल तो कोशिश यही करेगा कि जितनी ज्यादा तबाही मचा सके, स्पेशली जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसराइल को प्रॉब्लम कहाँ है? इसराइल को प्रॉब्लम है ईरान की मिसाइल से, ड्रोन से, जिसकी रीच इसराइल तक जाती है। सर, और आपको ऐसा नहीं लगता, संजय सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर वाकई इसराइल हमला करता है ईरान पर, तो सर हिजबुल्ला भी तो अटैक करेगा इसराइल पर? इसराइल की मुश्किलें नहीं क्या बढ़ नहीं सकती है? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से हालात बने हुए हैं। हिजबुल्ला भी बार बार अटैक कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि जब तक हिजबुल्ला का खात्मा नहीं होगा ये युद्ध खत्म नहीं होगा। देखिए, अगर आपने थोड़ा सा गौर किया होगा तो पिछले 10-12 दिनों में जो है इसराइल मैक्सिमम उसका टेंशन कहाँ पे है? लेबनान में है। क्योंकि और यहाँ पे अमेरिका ईरान के ऊपर जो है वो उसको एंगेज करके रखा हुआ है, क्योंकि ये टाइम है कि इसराइल के ऊपर जितना कम प्रेशर आए उतना ही वो ये जो तीनों संगठन है, अब तो वो ज़्यादा लेबनान में घुसने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि वहाँ के एरिया को ऑक्यूपाई कर पाए, क्योंकि वहाँ की जो अभी भी जो लैंड है, जो ज़मीन है, फर्टाइल है। मतलब आगे आने वाले समय में उपज जो वहां की होगी बहुत ही जबरदस्त होगी। और इन चीजों को देखते हुए इसराइल अपना जो ग्रेटर इसराइल का उसका सपना है उसकी तरफ वो अग्रसर है। इस जंग में वो हिस्सा तो अब लेता जा रहा है। जो मेजर स्ट्राइक्स हैं जहां पे भी होंगी उसके अंदर इसराइल 100% अमेरिका के साथ रहेगा। अदरवाइज अमेरिका जो वहां पे करना चाहता है ईरान में वो तो कर ही रहा है। मुद्दे की बात यह है कि ईरान की तरफ से क्या होने वाला है। ईरान का एक बड़ा स्पष्ट उनकी स्टेटेड पॉलिसी है जंग की कि दुश्मन को इतना थका दो, और खुद जंग हारना नहीं है, दुश्मन को इतना थका दो कि वो खुद बोले कि अब बहुत हो गया, चलो बंद करो। तो ईरान तो इस चीज में, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ईरान की मैं बहुत दाद दूंगा। देखिए, उन्होंने एंटिसिपेट किया था कि कहीं ना कहीं जाके आगे अमेरिका इस टाइप की कुछ हरकत करेगा, तो वो कम से कम पिछले 30-35 सालों से जो है इस आज की जंग के लिए वो प्रिपेयर कर रहा था। तभी उसके अंदर सस्टेनेंस, अमेरिका जब घुसा था, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब तो सोचते थे 1 हफ्ते में इनको हम बर्बाद कर देंगे। आज 1 महीने से ऊपर हो रहा है और पता नहीं कितना चलेगा। तो ईरान ने अपने आप को उस तरह से सक्षम बनाया हुआ है कि उसके पास हथियार हैं आज की डेट में भी लड़ने के लिए।
अगर हथियार नहीं होते तो आप आपके सैनिक क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। ईरान ये नहीं कर रहा है। दूसरा, उसने जो अपनी सिटीज बनाई है, अंडरग्राउंड बनाई है, जो जहां पे मिसाइल प्रोडक्शन, स्टोरेज और ये सब होता है। और वो अंदर अंडरग्राउंड सिटीज के अंदर उसने एक बहुत अच्छी चीज की है कि वहां पे सेल्फ एनर्जी जनरेटिंग प्लांट्स है। तो अगर ये ट्रम्प साहब जो बोल रहे हैं कि अब ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर का, एनर्जी का, इसको वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, अगर वो भी उन्होंने कर दिया, वो आम जनता के लिए तो दिक्कत आएगा, वो समझते हैं। पर जो जंग लड़ने की कैपेबिलिटी है ईरान की, वो तब भी इंटैक्ट रहेगी, क्योंकि नीचे जो उनकी अंडरग्राउंड सिटीज बसी हुई हैं मिसाइल्स की और ड्रोन्स की, उसके अंदर सेल्फ पावर जनरेशन होता है। इन जनरेशन प्लांट से जो है उसको कोई लेना देना नहीं है। जी तरन। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर ईरान की अपनी पूरी तैयारी है और ये तैयारी आजकल की नहीं है, लंबे वक्त से ये तैयारी है। मनोज जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। अब्बास अरागची कहते हैं कि खाड़ी देशों की चुप्पी अब खलती है। खाड़ी देश को जो सक्रिय होकर इस पूरे युद्ध में दखल देना चाहिए उन्होंने नहीं दिया। क्या लग रहा है सर कि खाड़ी देशों की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, उनकी चुप्पी आखिर क्यों? देखिए तरन्नुम जी, एक चीज तो हमें समझना हो कि ईरान और मिडिल ईस्ट का जो कन्फ्लिक्ट्स है वो एक सिविलाइजेशनल कन्फ्लिक्ट्स है, और उसको हम इस युद्ध में भी देख सकते हैं कि जो कि पूरे देखने को मिला। अब रही बात अमेरिका के जितने भी बेसेस हैं वहाँ पे, जिस तरीके से ईरान उनको वन बाय वन करके डिस्ट्रॉय कर रहा है, और ऑब्वियस है कि अभी जैसा आपने बताया और इसके पहले जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि इजराइल उसके सिविलियन एरिया को अटैक करेगा, तो ऑब्वियस है कि ईरान भी मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं उनके सिविलियन एरिया और खास करके जो उनका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये युद्ध और ज्यादा एस्केलेट होने जा रहा है। और अभी जिस तरीके से अभी आप देख लीजिए कि जो मिडिल ईस्ट के जो लोग हैं वो ठीक है, ओरली अभी भी आज वो अमेरिका के साथ ही खड़े होते हुए दिख रहे हैं। अभी भी उनका ईरान के फेवर में या उस युद्ध को रोकने में कहीं से कोई मध्यस्थता दिख नहीं रही है। और मैंने जैसा कि पहले बताया कि देखिए, इस युद्ध का समाधान तभी होगा जब कोई रिस्पॉन्सिबल देश इसमें आ गया है, मीडिएट करे। तो आप देख लीजिए जिस तरीके से अमेरिका ने और खास करके डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जितने भी फ्रेंड जो देश थे सबको एनिमी बना लिया है। और आज मुझे कहते हुए बड़ा मतलब वो जो हेनरी किसिंजर का जो स्टेटमेंट था कि अमेरिका का दुश्मन होना तो खतरनाक होता है लेकिन दोस्त होना उससे ज्यादा फैटल और घातक होता है। तो शायद आज अमेरिका ने अपने दोस्तों को भी उसी तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया है, और हेनरी किसिंजर का स्टेटमेंट पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप चरितार्थ कर रहा है। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जितने उनके मित्र देश थे सबने उनसे दूरी बना लिया, और ये डे बाय डे अकेले पड़ते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए अभी जिस प्रकार से अमेरिका में जो वहाँ के डिफेंस जो चीफ थे उनको भी एक तरीके से रिजाइन दिलवाया गया। तो कहीं ना कहीं आज अमेरिका के अंदर भी, पेंटागन के अंदर भी एक आपसी सहमति ईरान को लेकर नहीं बन पा रही है, जिसके चलते इस तरीके का हो रहा है। और बड़े लेवल पे वहाँ पे रिजिग्नेशन चल रहा है, लोगों को हटाया जा रहा है। और इस समय इस युद्ध में तो मुझे लगता है कि अमेरिका बुरी तरीके से फंस चुका है। और उसका वो स्टेटमेंट जिस तरीके से उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति का मजाक बनाया, यूरोप को पेपर टाइगर कहा, तो ये सब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये ट्रंप को बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। और रही बात इजराइल, तो देखिए इजराइल और ईरान का जो कन्फ्लिक्ट है वो सर्वाइवल की लड़ाई है, और इसमें मैं तो देख रहा हूं कि इसमें पूरी तरीके से अमेरिका एक्सपोज हो रहा है। और जिस प्रकार से अगर देख लीजिए तो जो युद्ध शुरू हुआ तो उस युद्ध में उनका दो ही ऑब्जेक्टिव था कि हमें वहां रिजीम चेंज करना है और उसके न्यूक्लियर जो एसेट है उसको हमें डिस्ट्रॉय करना। लेकिन आज वो दोनों में कहीं से भी किसी को सफलता होते हुए नहीं दिख रही। तो इसी से अंदाजा आप लगा सकती हैं कि एक महीना से ज्यादा युद्ध होने के बावजूद मनोज जी, कहीं ना कहीं ट्रंप को भी ये लग रहा होगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है ईरान पर अटैक करके। देखिए एक्चुअली ऑब्वियस है कि ट्रंप को ये उन्होंने अमेरिका के जो बनाई हुई जो एक लिगेसी थी उसको उन्होंने पिछले 1-1.5 महीने में, और जब से ट्रंप 2.0 में आया है, उन्होंने पूरी तरीके से, चाहे राजनीतिक स्तर पे हो, आंतरिक स्तर पे हो, आर्थिक स्तर पे हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, हर स्तर पे उन्होंने अमेरिका को एक्सपोज किया है, उसको डिटोरेट किया है, और उसका पूरा श्रेय डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। तो मुझे लगता है कि जो उनके खास करके जो उनके कैबिनेट है, जो उनके आसपास के जो लोग हैं जो उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि अगर आप कोई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्टेटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो भी अमेरिका जैसे देश का, तो अगर आप उनके स्टेटमेंट को सिर्फ आकलन कीजिए, उसका एनालाइज कीजिए, तो आपको लगता है कि आखिर वो चाहते क्या है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरी तरीके से घिर चुके हैं। उनके डोमेस्टिक लेवल पे जिस तरीके से अप्रूवल रेट उनका डे बाय डे घटते जा रहा है,
को कहीं न कहीं आने वाला जो अमेरिका का जो चुनाव होने वाला उसमें भी उसको असर हम सबको देखने को मिलेगा। और जिस तरीके तो से अभी भी स्थिति देख उनकी रहे हैं, उन्हीं के लोग उन्हीं के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। बने रहिएगा। अली साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। स्टेट ऑफ हार्मोस को लेकर जो तनातनी बनी, इसको लेकर वोटिंग भी होगा अगले हफ्ते, लेकिन उससे पहले चाइना, फ्रांस और रशिया की तरफ से वीटो लगा दिया गया है, यानी कि साफ तौर पर उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। दूसरी तरफ वैश्विक मंच पर डोनाल्ड ट्रंप पर एक दबाव जरूर बनता जा रहा है। क्या उस दबाव की वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप नहीं समझ पा रहे हैं कि वो गलत कदम उठा चुके हैं और अब उनको एक कदम पीछे होना चाहिए? बड़ी अच्छी बात बोली आपने। देखिए, अगर हम लॉजिकली देखें, अभी पूरा जंग का फोकस शिफ्ट हो गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ को, कि उसको खुलना हो, कौन से जहाज वहां से गुजरेंगे, समुद्री जहाज कौन से नहीं गुजरेंगे। अमेरिका और इजराइल बैंड है, ईरान ने टोल टैक्स लगा दिया है। मगर देखिए धनंजय जी, जंग से पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला हुआ था। तो हासिल किया क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब ने? ये हासिल किया कि खुद ही पे ही बैन लगा दिया, बैन लगवाया, यानी कि लेने के देने पड़ गए। मुसीबत खुद मोल ले, आ बैल मुझे माल मार। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान, उसके बावजूद जंग लड़ी, घुसे इसके अंदर जबरदस्ती। क्यों घुसे इसके अंदर? अली जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। आऊंगी मैं आपके पास, समझूंगी इसको भी। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। माफ कीजिएगा, मैं अब क्लियर है, क्लियर है। बीच में कॉल आ रही, नहीं माफ कीजिएगा, मैं फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कॉल पे कॉल अलग चैनल की आई जा रही थी। जी, तो देखिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान, तो उनके तुलसी गैबर्ट ने भी बोला था कि भाई हमारी जंग नहीं है ये। बहुत लोगों ने बोला है हमारी जंग नहीं है ये, डोनाल्ड ट्रंप साहब घुसे हुए हैं इसके अंदर। अजीब आदमी है। आपने इतना नुकसान कराया, जान माल प्रॉपर्टी का, आप घुस गए जो आपकी जंग थी भी नहीं। इजराइल बड़ा स्मार्ट निकला, चटकी निकला, चटकी मार के उसने पहले 24 घंटे में ही ईरान की दुश्मनी थी, ईरान की लीडरशिप खत्म करवा दी, फंसा दिया अमेरिका को। अमेरिका फंस गया है पूरी तरीके से। तो इसको मैं और लंबा खींचते हुए देख रहा हूँ, बिकॉज जैसे कि ब्रिगेडियर संजय खन्ना ने बिल्कुल सही बताया सर ने, कि देखिए ईरान की अच्छा अली साहब, एक चीज बताइए, स्टेट ऑफ हार्मुज़ अगर अमेरिका और इजराइल के लिए बंद भी हो जाएगा तो सर अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है? डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि उनके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। उन्हें ये भी बोला कि तेल बहुत है, आगे यूके को बोला है क्या लो तेल हमसे ले जाओ, ठीक है, उनको ज्यादा फर्क शायद ना पड़े। अब इजराइल जो है लंबा रूट लेकर इख्तियार करेगी, इजराइल की जो प्रॉब्लम हो जाएगी तो ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ता। बाकी देशों को और अन्य देशों को प्रॉब्लम होगी, और गाली देंगे वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को, अमेरिका को नहीं, क्योंकि अमेरिका है तो डोनाल्ड ट्रंप है तो अमेरिका। तो जी हाँ, अगर आपने ये भी लॉजिकल बात है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद भी हो जाता है तो अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन साइकोलॉजिकली भी अगर देखे, अमेरिका को ईगो प्रॉब्लम है ना। अमेरिका बोलेगी अरे ईरान का क्या हक बनता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने का? ये कौन होते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने के? हम हैं, हम दादा हैं यहाँ के, हम बताएंगे। ये क्यों दादागिरी कर रहे हैं? ईरान ने तो अमेरिका को बहुत बेवकूफी बनाया है भाई। रबर के, बलून के टैंक्स, फाइटर जहाज बना के अमेरिका ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि बच्चों वाले बलून्स के, बलून गुब्बारों से कौन खेलता है? बच्चे खेलते हैं। अमेरिका बेवकूफ बनी ना। अब क्या खबर, F-35 की बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं। तो देखिए, ये अमेरिका के लेने के देने पड़ गए हैं, यानी कि वो एक्सपोज हो रहा है। जो दमखम, जो प्रोजेक्शन था, मतलब यानी कि लोग सोच रहे हैं कि लगे कि वो बलून था। और शायद अली जी यही एक रीजन है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ पर उनका कब्जा हो जाएगा। बने रहिएगा। क्या ईरान से जंग करके अमेरिका फंस चुका है? क्या ट्रंप की इस सनक अमेरिका को ले डूबी है? क्या इस जंग का नुकसान इजराइल से ज्यादा अमेरिका को हो रहा है? ये सारे सवाल दरअसल इसलिए हैं क्योंकि जंग को चलते हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका को नुकसान पहुंचाने में कोई भी कसर छोड़ रहा है। तो ऐसे में सवाल जरूर होता है कि क्या वक्त के साथ साथ ईरान और घातक हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर घायल अमेरिका क्या करेगा? रिपोर्ट आप देखिए। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये दोनों अमेरिका के जंगी जहाज हैं जो क्रैश हो गए हैं, और ये हैं अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो ईरान की फायरिंग की चपेट में आ गए।
इतना ही नहीं, कुवैत में भी एक ड्रोन अटैक में चिनूक हेलीकॉप्टर के तबाह होने का दावा किया गया और यह सब कुछ हुआ है पिछले 24 घंटों के अंदर, जो ये बताता है कि ट्रंप के वो सारे दावे हवा हवाई हैं जिसमें उन्होंने अमेरिका के ईरान पर हावी होने का दावा किया था। सबसे अहम बात तो यह है कि यह सिर्फ अमेरिका का सैन्य नुकसान नहीं है, बल्कि यह बताता है कि यह ट्रंप की रणनीतिक हार है। यानी जिस ईरान को एयर डिफेंस में कमजोर माना जा रहा था, वो ईरान न सिर्फ अमेरिका के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, बल्कि उसे हर मोर्चे पर पीछे खदेड़ रहा है। ईरान सीधे टक्कर लेने के बजाय ऐसी रणनीति अपना रहा है जिसकी उम्मीद अमेरिका को बिल्कुल भी नहीं थी। ईरान की IRGC ने दावा किया कि उसने एक नए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर F-15E स्ट्राइक ईगल को गिरा दिया। इसके कुछ ही घंटों बाद जब अमेरिकी हेलीकॉप्टर पायलटों को बचाने पहुंचे तो वो भी हमले की चपेट में आ गए। साथ ही एक A-10 वॉकथॉन्ग विमान के क्रैश होने की खबर ने हालात को और गंभीर बना दिया। एक्सपर्ट्स की माने तो ईरान उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है जिसे पकड़ पाना अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन है। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि मजीद इंफ्रारेड एयर डिफेंस सिस्टम या फिर कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइल हो सकती है जिसे पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। यही टेक्नोलॉजी अब इस जंग में गेम चेंजर साबित हो रही है। मजीद एयर डिफेंस सिस्टम खासतौर पर कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले विमानों को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि यह रडार पर निर्भर नहीं करता, यह इंफ्रारेड तकनीक से काम करता है, यानी विमान की गर्मी को पकड़कर हमला करता है। यही वजह है कि पायलट को हमले का पता तब तक नहीं चलता जब तक बहुत देर न हो जाए। दरअसल ईरान की रणनीति का असली खेल जमीन के नीचे छिपा है। ईरान अब स्थिर ठिकानों के बजाय मोबाइल लॉन्चर और भूमिगत ठिकानों का इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम मिसाइल सिटीज और गुफाओं में छिपा रखे हैं। यही वजह है कि लगातार हमलों के बावजूद भी ईरान के करीब आधे मिसाइल लॉन्चर अब भी सुरक्षित हैं। मोबाइल लॉन्चर की खासियत यह है कि हमला करके तुरंत जगह बदल लेते हैं, यानी मारो और भागो की रणनीति पर काम करते हैं। इन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालात को देखते हुए सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान इस सिचुएशन को जीत रहा है, क्योंकि जिस घातक रणनीति का इस्तेमाल ईरान कर रहा है उससे अमेरिका लगातार घायल हो रहा है। और यही वजह है कि ईरान का एयर स्पेस अमेरिका के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। ऐसे में अब ईरान के ऊपर एयर सुपीरियोरिटी हासिल करना अमेरिका के लिए आसान नहीं होने वाला, खासकर कि तब जब ईरान नई तकनीक, मोबाइल लॉन्चर और छिपे हुए ठिकानों का इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा देखना होगा कि अमेरिका कब और कैसे ईरान पर पलटवार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। संजय जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। सर, आपसे समझना चाहेंगे, क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका सिर्फ उससे ब्लफ कर रहा है या फिर सच में कुछ बड़ा होने वाला है या फिर बातचीत से समस्या का समाधान होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में ये चाहते हैं कि ये वॉर का दी एंड हो जाए? प्रोग्राम के स्टार्टिंग में भी मैंने ये कहा था कि बहुत मुश्किल है बताना कि क्या होने वाला है, क्योंकि हम जो मिलिट्री लीडर्स हैं, हम वॉर को स्टडी करते हैं, किस तरह से जंग चल रही है। यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब मन आता है वो स्थगित कर देते हैं, जब मन आता है वो कुछ ना कुछ लॉन्च कर देते हैं सॉरी, और बोल देंगे जी मैं पूरा ईरान को ध्वस्त कर दूंगा। तो जब इस टाइप की हरकतें होती हैं समझना मुश्किल है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ ना कुछ अमेरिका कोशिश तो करेगा, क्योंकि इसी वजह से उसने एडिशनल ट्रुप्स वो ले आए हैं। 3000 पहले थे, फिर 5000 हुए, फिर 10,000 हुए। तो 10,000 अगर मेरीन्स और एयरबोर्न ट्रुप्स वहाँ पे इकट्ठा किए तो टाइम पास के लिए नहीं किया हुआ है, कुछ ना कुछ प्लानिंग तो है। पर कोशिश ट्रंप तो देखिए इस जंग से निकलना चाहते हैं, अब कोई शक नहीं है इसमें। उनको सिर्फ ये है कि उनको अब अपनी इज्जत का आप एक बात बताइए, पहले तो आप कह रहे हैं कि अब ये युद्ध से निकलना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप सर, लेकिन ग्राउंड पर वो दिखना तो चाहिए। एक तरफ नेगोशिएशन की बातें हो रही है, मिडिल ईस्ट में सैनिकों को तैनात कर रहे हैं, सवाल उठेगा। हाँ, ये एक तरह से उनकी स्ट्रैटेजी है ऑफ मैक्सिमम प्रेशर 2 वो ये अब लगा रहे हैं, जिसमें वो ये भी बोल रहे हैं कि हम इतनी जबरदस्त जो है आपके ऊपर स्ट्राइक्स करेंगे कि हम आपको मिटा देंगे। दूसरी तरफ ये भी वो स्टेटमेंट दे रहे कि जी टॉक्स आर गोइंग ऑन वेल, ईरान मना कर रहा है कि कोई टॉक नहीं हो रही है। तो इसलिए कोशिश तो यही है अमेरिका की, स्पेशली ट्रंप की। अमेरिका तो जंग में, जैसा अली साहब बोल रहे थे, बिल्कुल सही कहा है, अमेरिका जंग में नहीं घुसा है, ट्रंप साहब घुसे हैं। तो
ट्रंप को अब अपनी इज्जत जो भी बची खुची मैं कहूंगा, इज्जत अगर बचानी है तो बहुत जरूरी है वो यहां से एक सेफ पैसेज वापस ले लें और ये जंग आगे ना बढ़े। अब उनकी सिर्फ दो ही कंडीशन है। एक जो मुझे लग रहा है कि इतने एयरबोर्न और स्पेशल फोर्सेस उस इलाके में मूव किए हैं, इजराइल और अमेरिका जो ये 440 किलो यूरेनियम की हम बात कर रहे हैं, ये इसकी टो में है कि ये है कहां पे। देखिए, ईरान से बाहर तो नहीं गया, ये तो शर्तिया है। और अगर ये उस टाइम जो स्ट्राइक्स हुए थे पहले और अभी, अगर उसके ऊपर कुछ बर्बादी हुई होती तो न्यूक्लियर रेडिएशन फैलती ही फैलती, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये दोनों ही चीजें नहीं हुई हैं। अगर ये चीजें नहीं हुई, इसका मतलब वो 440 केजी यूरेनियम अभी भी इंटैक्ट है। कहाँ है ये किसी को नहीं पता। और जो मुझे लग रहा है CIA, मोसाद और जो भी नाटो अलायंस की सर्वेलेंस एजेंसीज हैं वो इसमें लगी हुई हैं। और जहां पता चलेगा वही एक एरिया है जहां पे ट्रंप जो है वो अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस को वहां पे मूव करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो ले जाने के लिए, क्योंकि यही एक डर है। पर एक चीज बता दूं कि अभी भी ईरान के पास वो क्षमता है जहां पे वो डर्टी बॉम्ब बना सकता है। उसका इफेक्ट न्यूक्लियर वेपन सिस्टम के जैसे नहीं है, इनरिच यूरेनियम के, पर वो भी बहुत तबाही मचा सकता है। वो उसके पास अभी भी क्षमता है। पर वो रिजॉर्ट होता है जब आप बिल्कुल बर्बाद होने वाले हैं, आपके पास कहीं निकलने का कोई जरिया नहीं है, तब आप इस चीज को इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि देखिए, हिरोशिमा नागासाकी में मतलब इतने साल गुजर, ऑलमोस्ट 80 साल निकल गए हैं, तब हुए थे ब्लास्ट, अमेरिका ने बॉम्ब्स गिराए। आज तक उनकी चर्चा होती है, आज तक उसका इफेक्ट है। दुनिया उस चीज को अच्छी नजर से नहीं देखती है। तो इसलिए वो तो अमेरिका ने, उनके ऊपर कोई ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही अमेरिका बर्बाद हो रहा था। पर यहाँ पे जैसे अली साहब भी बोल रहे थे और मनोज साहब भी बोल रहे थे कि यह अस्तित्व की लड़ाई हो जाएगी अमेरिका और ईरान के बीच में। और जहां ईरान और इजराइल के बीच है, वहां इजराइल के अस्तित्व की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, इजरायलीज। तो बहुत जरूरी है। दूसरा, किसी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए और ट्रंप साहब को जो है एक चाहे ये 40 देश जो मिले हैं वो ईरान को मना लें और ईरान मान जाए, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप साहब बोले जी ये तो मैंने करवाया। बट बोले तो हैं, दूसरे किसी का अच्छा काम किया वो श्रेय वो लेते हैं, और कहीं गड़बड़ हो जाती है तो वो अपने ही एडवाइजर्स के ऊपर जो है वो ब्लेम डाल देते हैं। तो कुछ ना कुछ ट्रंप करेंगे, पर मुझे ये नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा देर ये खींचने वाला है। क्योंकि जो तेल का संकट आएगा वो अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर जाएगा। अगर अमेरिका ये सोचता है कि मेरे पास, आप थोड़ी देर पहले ही खुद ही बोल रही थी कि अमेरिका के पास तो ये सब है, ऑयल एंड नेचुरल गैस भी है और क्रूड ऑयल भी है, इंक्लूडिंग अब तो वेनेजुएला का भी ऑयल उसके पास है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी दिक्कत होगी। तो पूरे विश्व के लिए समस्या आने वाली है। तो इसलिए जितना जल्दी चीजें चाहे फोर्स के साथ हो या मीडिएशन के साथ खत्म होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, सीज फायर जरूर होना चाहिए। अली साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। डोनाल्ड ट्रंप जाहिर है कि कुछ करेंगे, लेकिन सब यही उम्मीद लगाकर बैठे कि कुछ अच्छा करें। डिप्लोमेटिक ओवर कॉन्फिडेंस साफ तौर पर देखने को मिल रहा है इस पूरे युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप का, ये ऐसा मुझे लगता है। आने वाले समय में क्या लग रहा है सर कि ये सिचुएशन जो है और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है? क्या ईरान को समझना चाहिए, अपने मुल्क के हालात को भी ध्यान में रखना चाहिए? ईरान भी सर बातचीत के लिए तैयार हो सकता है? बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है। देखिए, ईरान बातचीत के लिए अभी तो इस के वो मूड में है कि वो बातचीत करेगा और वो नेगोशिएट करके उम्मीद है। अब नाउ ईरान हैविंग द अपर हैंड, ईरान मार रहा है, दबा दबा के, खींच खींच के मार रहा है, लपेट लपेट के मार रहा है। और ईरान जबरदस्त तरीके से वो एक जख्मी शेर हो गया है। जख्मी शेर बात मानेगा? नहीं मानेगा। जख्मी शेर और गुस्सा आएगा और क्रोध होएगा उसमें। और देखिए, मैं कोई एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं मान लिए 4 दोस्त हैं, एक तो एक बड़े बाप का बेटा है, वो फंस गया, ट्रैफिक लाइट वायलेट कर दिए, फंस गए चारों, इसको तो बेल आउट कर दिया, इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बड़ा बाप वो उसको संभाल देगा, वो उसको जेल से। 3 दोस्त फंस गए, फंसे तो वो गाली देंगे इसको, अरे तुम्हें फर्क पड़ता, तुम गए जेल से, हमें ये फर्क पड़ा है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की वही वाली बात है, अभी अमेरिका को फर्क नहीं क्योंकि अभी तेल है,
दूसरी बात है कि घमंड, अगर घमंड दिखा रहे हैं ना, अरे घमंड पे आप, घमंड टूटता है, इंसान चूर चूर कर देता है घमंड, इंसान घुटनों के बल ले आता है। और वही घमंड डोनाल्ड ट्रंप साहब को है अभी इस टाइम, वो अहंकार है, वो घमंड टूटने और टूट भी रहा है। अमेरिकन एम्पायर मेरे ख्याल से अब खत्म हो गया। अब ना वो जो रुतबा था, जो शीन था, जो अमेरिका का, जो अमेरिका का अंकल सैम डॉलर, बात नहीं रही अभी, वो बात बिल्कुल नहीं रही। वो, और वो एक ही आदमी, केवल एक ही आदमी, कमाल की बात है, एक ही आदमी ने पूरी इज्जत मिट्टी में परेड कर रखी है, वो है डोनाल्ड ट्रंप, who blows his own trumpet basically। तो देखिए, अगर ईरान बातचीत करेगा तो मतलब यानी कि ईरान ने सरेंडर कर लिया, लेकिन बैक चैनल्स के थ्रू, आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर बैक चैनल्स के थ्रू बातचीत अगर हो भी सकती है, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, हो भी सकता है कि बैक चैनल्स के थ्रू बातचीत हो भी नहीं होगी। क्योंकि अली जी, कई बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से नॉक किया जा रहा है बातचीत के लिए। अगर ईरान तैयार ही नहीं होगा तो फिर इस युद्ध का अंत कैसे होगा? किसी को तो आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये बैक चैनल्स के थ्रू, देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ में कोई खड़ा नहीं है, नाटो राष्ट्र भी खड़ा क्यों नहीं है? 32 राष्ट्र है नाटो में, आर्टिकल 5 नाटो का है कि अगर एक भी हमला हुआ तो सारे मिलकर उसको मारेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो अमेरिका पे तो हमला किया ही नहीं, उल्टा आप ही ने जाके हमला किया, आ बैल मुझे मार। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करी, रिटर्न किया, वो भी क्योंकि वो अमेरिका तक नहीं पहुंच सकते थे, तो किसी ने बेस, मिलिट्री बेसिस पे, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई में जहाँ पे ऑफिशियल बेस भी नहीं है, वहां पर ईरान, वहां पर जवाबी पलटवार कार्रवाई करी। तो नाटो राष्ट्र उसके बाद नहीं, और वो कह रहे हैं कि आपने हमारे से पूछ के हमला किया, आप चले गए हम करने के लिए, पूछा था आप बिल्कुल बिल्कुल अली जी, और देखने वाली बात यही होगी कि अब ईरान की तरफ से क्या रुख रहता है। क्या ईरान सच में बातचीत के लिए तैयार है या फिर कुछ और नई शर्तों को ऐड करता है? बने रहिएगा, बड़ी खबर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सांसद डॉन बेकन का बड़ा दावा सामने आया। लापता अमेरिकी पायलट को बचाया गया है। डॉन बेकन की तरफ से कहा गया सर्च और रेस्क्यू टीम की बहादुरी को सलाम उन्होंने किया है। हालांकि आपको बता दें कि अमेरिकी सरकार की तरफ से अभी तक ऑफिशियल इसकी जानकारी नहीं हुई है, आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। तो सर्च और रेस्क्यू टीम की उन्होंने तारीफ की है। सिर्फ और सिर्फ डॉन बेकन की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया। खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। इस पूरे महायुद्ध में सर, आप चाइना और रशिया के भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या लगता है आने वाले समय में मध्यस्थता की या फिर कूटनीति की अब यहाँ पर कोशिश हो सकती है? रास्ता भी बचा हुआ है वन टेबल टॉक का? देखिए तरन्नुम जी, अभी अगर आपने जो सवाल किया है, अगर चाइना और रसिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी बड़े खुश हो रहे हैं अंदर से। और जिस प्रकार से अमेरिका ने ईरान, ये रसिया यूक्रेन क्राइसिस में पिछले 4 सालों से जिस तरीके से रसिया को यूक्रेन के माध्यम से काउंटर करने का प्रयास किया, शायद आज वही रसिया को मौका मिल गया है। और हमें इस चीज को भूलना नहीं चाहिए कि वेनेजुएला में जिस तरीके से ट्रंप ने मदुरई को वहां से किडनैप किया और वहां पे चाइनीज और खास करके रसिया का जो इन्वेस्टमेंट था उसको नुकसान पहुंचाया, वो कहीं ना कहीं आज ये सारी चीजों को देख रहे हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि ट्रंप के साथ मतलब ठीक है, एक लेवल पे, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हर देश एक डिप्लोमेटिक चैनल खोल के रखता है, बातचीत करता है, लेकिन उसके हर देश के अपने कुछ हिडन एजेंडे होते हैं, उसके कुछ अपने स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स होते हैं। और उसमें आज आप देख सकते हैं कि चाइना और रसिया बिल्कुल ईरान के साथ खड़ा है। वो चाहे सामरिक रूप से मदद कर रहा है, आर्थिक रूप से कर रहा है, क्योंकि अगर आप इतने दिनों से ईरान जो मैदान में खड़ा हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं से उसे ऑक्सीजन मिल रहा है, और यही दोनों देश कर रहे हैं। और अब इस पे कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा, शायद इसीलिए ट्रंप ने अपने जो चाइना जो दौरा था उसको कैंसिल किया, एक तरीके से दबाव बनाने के लिए। तो लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि हर देश को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, और ये लड़ाई अमेरिका की थी नहीं, लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके से इसमें जंप किया और जंप करके ईरान को एक, और ईरान भी यही चाहता है कि आने वाले समय में ईरान फ्यूचर की लड़ाई लड़ रहा है, और इसीलिए वो एसिमेट्रिक जो वार स्ट्रेटजी है उसको अपना के जिस तरीके से अमेरिका को आप समझ सकते हैं कि अगर इराक और अमेरिका जो युद्ध था उसके बाद से पहली बार 20-25 सालों में उसके हवाई जो सिस्टम थे उसको डिस्ट्रॉय किया ईरान ने। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी एक मतलब रणनीतिक विक्ट्री हुई है ईरान की अंतर्राष्ट्रीय जगत पे, कि जो एयर स्पेस को जिस तरीके से डिस्ट्रॉय कर, और अभी आपने जैसे फुटेज में दिखाया कि उसके जो ऑपरेशन रेस्क्यू चला के उसके पायलट को बचाया गया,
तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ईरान ने इस मामले में अमेरिका को एक चुनौती दी है और जो आने वाले समय में और बढ़ सकता है। जैसा अभी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट संजय सर जो बता रहे थे, वो कहीं ना कहीं जब ये युद्ध इस लेवल पे चला जाता है तो आप देखिए अमेरिका ने तो ईरान के जितने भी सुप्रीम लीडर थे, लीडर जो स्टेज 1 के थे, उनको एक ही दिन में एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद सेकंड लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया। उसके बावजूद भी अगर ईरान वहां पे फाइट कर रहा है तो मुझे तो ये लगता है कि इस युद्ध ने ईरान को और यूनाइट कर दिया। और जिस तरीके से वहां पे जो एक आप युद्ध शुरू होने के पहले आप देखिए मीडिया में दिखाया गया कि वहां पे कुछ ग्रुप्स हैं, खास करके जो सिविल सोसाइटी है, जो कि खamenei के खिलाफ में खुशी मना रहा है, लेकिन आज वो चीजें कहीं से दिख नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि वहां पे जो सिविलियन का जो सपोर्ट है वो पूरी तरीके से उस देश की अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए लोग अपनी हर तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके चलते आज अमेरिका पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। और ऑब्वियस है कि देखिए इजराइल इस युद्ध में जो उसकी रणनीति रही है, हम सब जानते हैं कि वो भी एक डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू जिस तरीके से अमेरिका के साथ इस युद्ध में कुदाया है, इसको पूरे हम समझ सकते हैं। जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल और खास करके वहाँ जो चीजें निकल के आई कि ट्रम्प के ऊपर जब क्वेश्चन मार्क खड़े होने लगे, तो ये कहीं न कहीं एक डिबेट करने का भी तरीका है। तो इन सब चीजों को देख के मुझे लगता है कि आपको भी ऐसा लगता है कि सिर्फ एक मुद्दे से अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से ये कदम उठाया गया और इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर अटैक कर दिया। देखिए तरन्नुम जी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो स्पेकुलेशन होते हैं, जो उसके मोटिव होते हैं, वो अगर हम उसके तार को जोड़े तो कहीं ना कहीं दिखता है। आप देख सकते हैं इजराइल में इलेक्शन वहां से नहीं हो रहा है। जब तक युद्ध होते रहेगा, नेतन्याहू जी इलेक्शन में जाना, इलेक्शन से बचे रहेंगे। ये भी उनका भी एक कारण है कि वो युद्ध को बना के रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में जिस तरीके से उनका अप्रूवल रेट ट्रम्प का डे बाई डे समाप्त हो रहा है, तो भी एक तरीके से फंस चुके हैं। और एप्स्टीन फाइल को जिस तरीके से लेकर पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से वो जो सब सारे देश और सारे लोगों को एक मानवता के नाम पे जिस तरीके से जो देखने को मिला, उसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। इस तरीके की गतिविधियों को अगर हम देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दिख रही हैं। और इसमें रसिया और चाइना के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अमेरिका के हेजेमनी को काउंटर करने के लिए। कुल मिलाकर कई ऐसे एस्पेक्ट्स जो खुले हुए आऊंगी मैं संजय जी आपके पास, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रम्प की धमकी के बाद ईरान पर हमले तेज हो चुके हैं। ईरान के पेट्रोकेमिकल जोन पर बड़ा अटैक किया गया। मह शहर और बंदर इमाम में तबाही देखने को मिली है। आपको बताते चले कि पेट्रोकेमिकल जोन में तबाही का मंजर देखा गया। 5 लोगों की इसमें मौत हो गई, 170 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए हैं। हालात हर एक दिन बदलते नजर आ रहे हैं और इस बीच जो है एक बार फिर से ईरान पर अटैक बहुत ज्यादा तेज हो चुके हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की बड़ी चेतावनी। पश्चिमी देश हमले को लेकर चुप क्यों है? अब्बास अरागची की तरफ से कहा गया इजराइल यूएस से युद्ध के लिए पूरी तैयारी। ईरान ने कहा हमने इजराइल यूएस को अपनी ताकत दिखाई है, इस युद्ध से पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। अब्बास अरागची ने कहा है हमले नहीं रुके तो विनाशकारी यहाँ पर तस्वीरें होंगे, उसके नतीजे जो है और भी ज्यादा घातक होंगे। तो यहाँ पर लगातार एकाएक करके बयानबाजी का दौर भी जारी है। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। जी देखिए, 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। एक तो बिल्कुल ये सही बात है कि चाइना और रशिया इस जंग से बहुत खुश हैं, कोई दो राय नहीं है। और इसमें फ़ायदा रशिया का देखिए तो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उसको एक परमिशन तो क्या देनी है, जो रशिया करना चाहता है वो तो करता ही करता है। पर सैंक्शंस की वजह से बहुत से देश उससे तेल नहीं खरीद रहे थे और हमारे देश ने भी कम कर दिया था। तो हमें भी बोला गया कि अब आप उनसे, चाहे 1 महीने का टाइम फ्रेम था, वो इसीलिए दिया गया था कि विश्व में जो है तेल की प्राइसेस ज़्यादा ना बढ़े, पहली चीज़। दूसरा, एप्स्टीन फाइल की मैं हर जगह ये चर्चा सुनता हूँ कि इस वजह से जो है जंग हो रहा है या कुछ ना कुछ किया जा रहा है जिससे कि ध्यान भटकाया जाए। देखिए, समझने वाली बात ये है कि ये एप्स्टीन फाइल डॉक्यूमेंटेड है, जो है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो चाहे आप जंग लड़ लें, चाहे कुछ कर लें, वो आप कितनी देर तक टाल लेंगे? संजय जी, मैं आपकी इस बात से बहुत एग्री हूँ कि वो डॉक्यूमेंट्री है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन अमेरिकन मीडिया जो है अब उस मुद्दे से हट के सिर्फ और सिर्फ वॉर को दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं नहीं सर, देखिए अभी 2 महीने तक चलिए, जब तक जंग चल रहा है तब तक नहीं दिखाया उन्होंने। उसके बाद तो दिखाना है, मतलब इससे कोई बचाव नहीं है। सिर्फ टाइम 2 महीने, आज की डेट की जगह 2 महीने बाद दिखाना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से देखिए, कभी भी जंग इन चीज़ों, ये बहुत ये इंडिविजुअल्स के लिए है, ये पूरे देश के ऊपर उसके अंदर लांछन नहीं लगा हुआ है।
तो इंडिविजुअल जब जहाँ पे इन्वॉल्व है वो सर अपने आपको नहीं देश लगता को आने वाले समय में इलेक्शन भी है, ब्रेन वॉश करने के लिए 1 मिनट ही काफी होता है? नहीं, देखिए वो तो ये जो जंग में अमेरिका की हालत हो रही है वो भी बहुत है। उस टाइम उस टाइम अलग बात हो जाती है। अभी मिड टर्म पोल से इसको कुछ रेटिंग्स कम होंगी, कुछ और कम हो जाएगा, पर अभी इलेक्शन तो होने नहीं वाले। इलेक्शन तो होंगे जब ट्रम्प साहब का टर्म पूरा होगा, उस टाइम इलेक्शन होंगे। तो इस तरफ तो हमें उतना तजुर्बा देना नहीं चाहिए, इस वजह से इतनी बड़ी जंग छिड़ेगी। दूसरा, सभी ये बोलते हैं हाँ। कि इजराइल ने अमेरिका को इस जंग में जो है घुसाया है। मेरा बोलना ये है कि अमेरिका ने जो है इजराइल को वो इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उसकी कुछ जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं अमेरिका के। देखिए मिडिल ईस्ट में उसके बेसिस, मिलिट्री बेसिस हैं, पर उसका डायरेक्ट कहीं पे भी इन्फ्लुएंस नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं है। तो वो ये चाहता था कि अगर इजराइल इस जंग में घुसता है और अमेरिका ने उसको एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल किया है, तो अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर आके बैठ जाएगा। और जो पॉलिटिकल, अब रजीम चेंज क्या है, ये स्ट्रैटेजी है, बट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। नॉर्मल कोर्स में अमेरिका नहीं कर पाता, पर क्योंकि उसने इजराइल को इस जंग में फंसाया हुआ है तो वो कर रहा है। इसी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भी अगर उसको आके वर्चस्व बनाना था, कैसे बना था। लेकिन संजय सर यही है कि अभी तक अमेरिका या फिर डोनाल्ड ट्रंप अपने उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल भी नहीं कर पाए। बने रहिएगा अली सर। अली जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। अब मध्यस्थता की बात कर रहे हैं पाकिस्तान और टर्की, लेकिन पाकिस्तान में मध्यस्थता को लेकर ईरान ने मना कर दिया है। कहीं ना कहीं ग्लोबल क्रेडिबिलिटी एक सवाल पाकिस्तान पर है, शायद इसीलिए सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ईरान ने मना किया। सर क्या लग रहा है, टर्की इज अ गुड ऑप्शन? Turkey can be a good option, Qatar can be a good option, Misr can be a good option, best option can be India. मगर आपकी बात का बिल्कुल सही है कि सिक्योरिटी को देखते हुए पाकिस्तान या में जाने निकलता है। अली जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आऊंगी मैं आपके पास। मनोज जी आपसे ही समझना चाहेंगे, क्या लग रहा है सर, मध्यस्थता के लिए टर्की सबसे बेस्ट है या फिर कोई और मुल्क को अपनाया जा सकता है? देखिए तरन्नुम जी, सबसे पहले जो मध्यस्थता करने के पहले जो स्टेक होल्डर है, वो चाहे ईरान हो, अमेरिका हो, इजराइल हो, इन तीनों की सहमति जब तक नहीं बनेगी और इन तीनों का जब तक फेथ क्रिएट नहीं होगा तब तक आप इस चीज को नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ईरान और तुर्की के बीच का जो संबंध है, जिस तरीके से दोनों देश अपने आप को से एरिया में खलीफा बनने का जो हिस्टोरिकल लिगेसी है, उस कॉन्फ्लिक्ट को भी हमें देखना चाहिए। और रही बात जिस तरीके से जेडी वेंस ने पाकिस्तान के ऊपर जो दबाव बनाया है, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है। वो और अभी तक बातचीत तो कर रहा है, लेकिन वो सफलता उसको कहीं से मिलते हुए नहीं दिख रही, क्योंकि ईरान के जो विदेश मंत्री ने टोटली पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया कि हमारी कोई वार्ता नहीं हो रही है। और एक पूर्व विदेश मंत्री की जो बात हो रही थी, जिसके माध्यम से पाकिस्तान ने अपना चैनल ओपन किया है, वो शायद ये भी ऐसा भी न्यूज आ रहा है कि उसको अमेरिका ने एलिमिनेट कर दिया। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का जो दबाव और प्रेशर जो पॉलिटिक्स है, और उसमें देखिए एक चीज हमें समझना होगा कि ईरान के पास जो सबसे स्ट्रेटेजिक प्रेशर जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बचा हुआ है और उस पे उसकी पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है। और वो जब तक वो बातचीत के माध्यम से उसको कोई भी चीज समाप्त आप कर सकते हैं, लेकिन ईरान पूरी तरीके से चाहता है कि ये जो युद्ध है, जिस तरीके से अमेरिका ने बिना किसी कारण से हमारे ऊपर जो अटैक किया है, ये आने वाले समय के लिए पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। इसीलिए वो बिल्कुल मतलब अपने कंडीशनल स्थिति को लेके ही इस विराम में और बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, और ऐसे में 48 घंटे का समय दिया गया है। देखने वाली बात ये होगी कि इस बार ईरान बातचीत के लिए तैयार होता है या नहीं, सभी की नजरें इसी बात पर टिकी हुई है। मनोज जी, संजय जी, अली जी, आप तीनों ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। फिलहाल रुकते हैं अपने एक छोटे से ब्रेक के लिए।